दोस्तों, आज की कहानी हमारी एक दर्शिका सुष्मिता त्रिपाठी के द्वारा भेजी गई है। ये कहानी एक खौफनाक डायन के विषय में है, जिसने एक पूरे गांव को ही श्रापित कर रखा था। उसे आज तक कोई नहीं मार पाया था। तो चलिए, ये कहानी हम सुष्मिता त्रिपाठी जी की ही जुबानी सुनते हैं कि आखिर उस डायन चुड़ैल का हुआ क्या? क्या वो अब भी है या खत्म हो गई? नमस्कार दोस्तों। कुछ तो था उस बंद दरवाजे के पीछे, कुछ ऐसा जो सामने से गुजरने वाले को बरबस ही आकर्षित करता था। सालों से इस वीरान पड़ी हवेली का ये दरवाजा मैंने हमेशा से ही बंद ही देखा था। इस हवेली के बारे में बहुत सी सच्ची झूठी कहानियां सुनी थी। लोग कहते हैं हवेली में भूतों का डेरा है, काली शक्तियों का बसेरा है और ना जाने क्या क्या। दोस्तों, मेरा नाम सुष्मिता त्रिपाठी है। ये मेरे ही जीवन से जुड़ी एक कहानी है। मैं तो बचपन से ही छुट्टियां बिताने अपनी दादी के घर आया करती थी और गांव के लोगों के ये किस्से मुझे आए दिन सुनने को मिलते रहते थे। बचपन में तो ये सब सच लगता था, लेकिन अब ये सब बस मन गढ़ंत कहानियां ही लगती है। एक दिन मैंने अपनी दादी से हवेली के बारे में पूछा तो पहले तो दादी हवेली के नाम से ही डर गईं। लेकिन जिद करने पर उन्होंने बताया, पर वचन ले लिया कि कभी गलती से भी तुम दोनों उस तरफ चले मत जाना। वर्षों पूर्व वो हवेली बहुत ही संपन्न हुआ करती थी। हर प्रकार की खुशियां थी वहाँ। हवेली के बड़े ठाकुर बहुत ही दयालु थे। पूरे गांव में उनका सम्मान था। कुछ दिनों बाद उनके छोटे बेटे की शादी हुई। नई बहू के पहली बार ससुराल आते ही हवेली के दिन फिर गए। हवेली में कदम रखते ही कुत्तों के रोने की आवाजें, उल्लू की आवाजें गूंजने लगी। और तो और चमगादड़ों ने दिन दहाड़े पूरी हवेली में अपना बसेरा बनाने लगे थे। हर आधी रात बहू कमरे से गायब हो जाया करती थी। लोगों ने इसे महज संयोग समझ के भुला दिया। नई बहू देखने में बहुत सुंदर थी। प्रेम विवाह हुआ था दोनों का। असल में छोटे ठाकुर एक बार शिकार पे जंगल गए थे। उन दिनों शिकार पर पाबंदी नहीं हुआ करती थी। वहीं इनकी मुलाकात इस नई बहू से हो गई। खूबसूरती ऐसी कि नजरें ना ठहरें। बस फिर क्या, एक तो राजपूती खून, उस पर इतनी खूबसूरती, वो उनके प्रेम जाल में फंस गए। कौन जानता था नई बहू कोई सामान्य कन्या नहीं, बल्कि एक भटकती डायन है जो आए दिन अपने शिकार को प्रेम जाल में फंसाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करती रहती है। विवाह के मात्र 2 दिनों बाद ही बड़े ठाकुर चल बसे। बस यही से उस पूरे गांव का डाउनफॉल शुरू हो गया। साथ ही हवेली की रौनक भी चली गई। अब तो उस गांव में आए दिन कुछ ना कुछ अनहोनी होती रहती थी। नई बहू की हरकतें भी धीरे धीरे छोटे ठाकुर को अब खटकने लगी थीं। उसने बहू पे नजर रखनी शुरू कर दी और एक रात छोटे ठाकुर ने उसे काला जादू करते देख लिया। दोनों में कहा सुनी हो गई। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि छोटे ठाकुर ने गुस्से में आकर एक बड़ी सी अजीब सी तलवार, जिसमें सिंदूर भी लगा हुआ था, से उस बहू का सिर काटकर उसकी हत्या कर दी और अपने पूरे परिवार के साथ उस गांव को छोड़ के हमेशा के लिए शहर चले गए। बस तब से वो हवेली बंद है। लोग कहते हैं नई बहू की आत्मा आज भी वहीं रहती है और अपने तंत्र मंत्र से 7 प्रेतों की एक खौफनाक दुनिया बना रखी है। दोस्तों, आगे की कहानी सुनाने के पहले मुझे आपसे कुछ कहना है। दरअसल दोस्तों, मैं जानती हूँ आपको कहानी पसंद आती है और आप सब्सक्राइब और लाइक भी करना चाहते हो, परंतु वीडियो देखने के उत्साह में व बाद में कर दूंगा या दूंगी के चक्कर में आप लाइक व सब्सक्राइब करना हमेशा भूल जाते हो। इसीलिए अभी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व ज्यादा से ज्यादा शेयर करके इस परिवार का आजन्म हिस्सा बन जाए। तो चलिए
अविलंब पुनः कहानी को शुरू करते हैं। अगली सुबह मैंने मन बना लिया कि हवेली जाकर पूरी सच्चाई का पता जरूर लगाऊंगी कि आखिर जो कहानी लोग सुनाते हैं उसमें कितनी सच्चाई है। इस काम में साथ देने के लिए मैंने अपने छोटे भाई अश्विन को भी राजी कर अपने साथ कर लिया। उसे भी थ्रिलिंग का बहुत शौक था। भूत प्रेतों के बारे में पता करने के लिए शाम व रात का वक्त ही श्रेष्ठ होता है। शाम को मौका पाकर हम दोनों भाई बहन सीधे उस हवेली पर पहुंच गए। हवेली के डर की वजह से इस रास्ते पर लोगों का आना जाना बहुत कम ही रहता था और शाम होते यहाँ मौत जैसा सन्नाटा फैल जाता था। ढलते सूरज की रोशनी में ये वीरान हवेली और भी भयानक लग रही थी। मैंने देखा कि उसके बाउंड्री वॉल का मेन बड़ा गेट थोड़ा सा खुला ही रहता था। हम अंदर गए। वहां पर एक छोटा सा खूबसूरत बगीचा था जो अब झाड़ियों से भरा हुआ था। बागीचे के उस पार 8-10 सीढ़ियां ऊपर चढ़कर हम सीधे उस हवेली के मुख्य दरवाजे तक, जो 20 फीट तक ऊंचा लग रहा था, पर पहुंच गए। मैंने हवेली के दरवाजे पे नजर डाली तो मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कह रहा हो वो दरवाजा खोल दूं। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर इशारों में ही अंदर जाने का फैसला कर किया। दरवाजे पे एक पुराना ताला लगा था जो कुछ अभिमंत्रित धागों, ताबीजों व लाल कपड़ों से बांधा हुआ था। तभी पीछे से आवाज आई, दी हटो। मैंने मुड़ के देखा। मेरा भाई अश्विन बड़ा सा पत्थर लेकर ताला तोड़ने को खड़ा था। मैं जल्दी से सामने से हट गई। 2-3 बार प्रयास करने के बाद ताला टूट गया। हमने एक दूसरे की तरफ शैतानी मुस्कुराहट के साथ देखा। जल्दी ताला खोल के हटा दिया। फिर मैंने दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा एक डरावनी आवाज के साथ खुल गया। दरवाजा खुलते ही हमारी आंखों में एक चमक सी आ गई। हमने हवेली में धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। जैसे ही हम अंदर गए, एक तेज चरचराती खौफनाक आवाज के साथ दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। ये देख हम दोनों बुरी तरह से डर गए। मैंने उससे कहा कि शायद पुराना दरवाजा है, इसलिए ऐसा हुआ होगा। हमने हमारे बैग से टॉर्च निकाली और आसपास का मुआयना शुरू किया। हवेली सालों से बंद होने के कारण पूरी तरह से धूल से भरी हुई थी। जगह जगह पर मकड़ी के जाले थे। वो हवेली जितनी सुंदर थी उतनी ही डरावनी थी। हम इस समय हॉल में खड़े थे। जस्ट सामने से ही ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी और चारों तरफ गलियारे और कमरे थे। दीवारों पर जानवरों के कटे सर सजाकर लगाए हुए थे जो उस समय और भी डरावने लग रहे थे, लेकिन भूत जैसा अभी तक कुछ भी नहीं दिखा। हमने फैसला किया कि हम पूरी हवेली घूमेंगे। हम दोनों अलग अलग कमरों में जाकर देखने लगे। 2-3 कमरों की खाक छानने के बाद मैं ऊपर की तरफ बढ़ी। मैं ऊपर के गलियारे में आगे बढ़ ही रही थी कि एक ठक की जोर से आवाज आई। मैं चौंक गई। मैंने आवाज की दिशा में आगे बढ़ना शुरू किया। थोड़ा और आगे जाने पे मुझे एक डरावनी सी परछाई दिखी जो एक पल में ही पास वाले कमरे में चली गई। मुझे लगा शायद अश्विन है। मैंने आवाज लगाई, अश्विन कहाँ हो तुम? क्या तुम उस कमरे में हो? तभी नीचे अश्विन की आवाज आई। हाँ, क्या हुआ? भूत देख लिया क्या जो चिल्ला रही हो? मैंने नीचे झांक कर देखा तो अश्विन जस्ट नीचे खड़ा था। मैंने बस ना में सर हिलाया और धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ने लगी। कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला था। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर गई। चारों तरफ टॉर्च की रोशनी डाली, लेकिन कोई भी नजर नहीं आया। मुझे लगा शायद भूत देखने का विचार दिमाग में कुछ ज्यादा ही हो गया है, इसलिए वहम हो रहे हैं।
मुझे वो कमरा बाकी कमरों से थोड़ा अलग लगा। एक अजीब सा भारीपन था वहां। उस कमरे में अलग ही ठंडक थी। तभी मेरी नजर दीवार पे लगी तस्वीर पे गई। एक कपल की पेंटिंग थी वो। उम्र दराज जमींदार एक थ्रोन पर बैठा था। बाजू में ही एक खूबसूरत सी स्त्री भी खड़ी थी जो यकीनन उस व्यक्ति की पत्नी ही लग रही थी, जो बेहद खूबसूरत थी। उसके आंखों में एक अलग ही तेज चमक थी, चमक मानो अभी बोल पड़ेगी। नागिन जैसी काली लंबी चोटी, गोरा रंग, तीखे नैन नक्श। शायद ये हवेली की वही बड़ी बहू की फोटो थी। मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लगातार मुझे घूर रहा हो। मैं जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहती थी। जैसे ही मैं बाहर जाने के लिए मुड़ी, दरवाजा जोरदार आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया। मैं बुरी तरह सक पका गई। मैंने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, तभी कमरे में एक तीखी, कान के पर्दे फाड़ देने वाली तेज हंसी की आवाज गूंजने लगी। डर से मेरा तो गला ही सूखने लगा। आवाज इतनी तेज थी कि मैंने अपने कान बंद कर लिए। थोड़ी ही देर में सब शांत हो गया और वो दरवाजा भी अपने आप खुल गया। मैं जल्दी से कमरे से भागी और अश्विन को ढूंढने लगी। मैं बस उस हवेली से जल्द निकलना चाहती थी। मैं सीढ़ियों से उतरती हुई नीचे आई और अश्विन को आवाज दी, अश्विन, कहाँ है तू? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब मुझे चिंता होने लगी। मैंने उसे हर संभव जगह पर ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला। तभी अचानक ऊपर से आवाज आई, दी, बचाओ। मैं जल्दी से ऊपर की तरफ भागी, लेकिन ऊपर कुछ भी नहीं था। अब आवाज आनी भी बंद हो गई। मैंने डरते डरते आवाज दी, अश्विन, क्या तू यहाँ है? भाई प्लीज मजाक मत कर, हमें शीघ्र निकलना है अब यहाँ से। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब तो मैं और भी डर गई। मैं गलियारे में आगे बढ़ ही रही थी, तभी मेरे दाईं तरफ के गलियारे से आवाज आई, दीदी। वहां काफी अंधेरा था। मैंने टॉर्च की रोशनी उधर डाली। वहां अश्विन खड़ा था। मेरी जान में जान आई उसे देख के, लेकिन इसके पहले मैं उसे कुछ कहती, उस डायन का साया मुझे अश्विन के पीछे दिखा। लंबी काली चोटी और चेहरे पे शैतानी मुस्कान के साथ उसने मुझे देखा और अगले ही पल उसकी चोटी अश्विन के गले में लिपट गई और वो उसे खींचते हुए अंधेरे में गायब हो गई। मैं ये सब देख के मैं सुन्न रह गई और जैसे ही मुझे सारी स्थिति समझ आई, मैं उसी रास्ते पर भागी, लेकिन वो नहीं मिला। मैंने बारी बारी से हर कमरे में देखा। गलियारे के अगले कमरे की तरफ मैं बढ़ी। ये आखिरी कमरा था। दरवाजा बंद था। मैंने उसे धकेला, लेकिन वो नहीं खुला। मैंने अपनी पूरी जान लगा के दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा एकदम से खुल गया और मैं नीचे गिर गई। मैं जल्दी से उठी। बहुत हैरानी की बात थी, पूरी हवेली में अंधेरा था, लेकिन ये कमरा रोशन था। इस कमरे की हालत देख के ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये कई सालों से बंद है। एकदम साफ सुथरा था। कमरे में एक अलग ही ठंडक थी। मैंने कमरे में चारों तरफ देखा, कुछ नहीं दिखा। तभी एक जोर की आवाज आई। मैंने पलट के देखा, एक छोटा सा संदूक गिरा हुआ था। मैंने उसे उठाया। उसमें कुछ एक आदमी की तस्वीरें थी, सफेद कुर्ता धोती पहने, अपनी मूंछों को ताव देते हुए। शायद ये तस्वीरें बड़े ठाकुर की थी। तस्वीरों के साथ में एक चिट्ठी भी थी। मैंने उसे पढ़ना शुरू किया। माननीय ठाकुर मान सिंह जी, आपका शक एकदम सही निकला। आपके छोटे भाई की पत्नी एक डायन है।
उसकी नजर इस गांव पे पड़ चुकी है। वो अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए हर अमावस की रात एक बलि लेगी। इसके पहले वो अपने काम को अंजाम दे, आपको उसे खत्म करना होगा। गुरुजी ने कहा है डायन की शक्ति उसकी चोटी में है, उसकी चोटी काटने से वो खत्म हो जाएगी। गुरुजी ने ये सिद्ध किया हुआ चाकू भेजा है। बलि लेने से पहले आपको उसे मारना ही होगा। मैं समझ चुकी थी ये कमरा हो ना हो बड़े ठाकुर का ही था और अब मुझे उस डायन को खत्म करके उन्होंने अपने भाई को बचाना था। मैंने जल्दी से वो चाकू ढूंढना शुरू किया और वो मुझे उन तस्वीरों के नीचे मिल गया। मैंने उसे उठाया और बाहर आने के लिए जैसे ही उठी मैंने सोचा कि वो आखिर है कहाँ। जैसे ही ये विचार मेरे मन में आया तभी वहाँ एक आवाज गूंजी, वो वहीं अपने कमरे में मिलेगी। मैंने जल्दी से वो चाकू ढूंढना शुरू किया और वो मुझे उन तस्वीरों के नीचे मिल गया। मैंने उसे उठाया और बाहर आने के लिए जैसे उठी मैंने सोचा कि वो आखिर है कहाँ। जैसे ही ये विचार मेरे मन में आया तभी वहाँ एक आवाज गूंजी, वो वहीं अपने कमरे में मिलेगी। मैं चौंक गई, लेकिन मैं समझ गई थी ये बड़े ठाकुर की आत्मा है जो मेरी मदद करना चाहती है। मैं जल्दी से उस डायन के कमरे तक आई। मैंने डरते हुए दरवाजा खोला। कमरे का हुलिया बदला हुआ था। पूरे कमरे में दिए और मोमबत्तियां जल रही थी। डर से मेरा गला सूखने लगा। मैंने धीरे धीरे अंदर कदम रखे। तभी मैंने देखा अश्विन नीचे फर्श पर लेटा हुआ है और उसके चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही हैं। मैं समझ गई, वो मेरे भाई की बलि देना चाहती है। मैं जल्दी से उसके पास गई और उसे उठाने का प्रयास करने लगी। अचानक मुझे लगा मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने डरते डरते पीछे देखना चाहा कि तभी उसने मुझ पर जोरदार वार किया। मेरी आंख काले मंत्रों की आवाज से खुली। मुझे याद आया किस तरह उसने मुझ पर वार किया और उसके बाद मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मैंने अपनी पॉकेट से चाकू निकाला और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उससे कुछ दूरी पर पहुंचकर मैंने जैसे ही उसकी चोटी काटने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, उसने पलट के मुझे देखा। उसकी आंखों में खून तैर रहा था। वो इतनी गुस्से में थी कि लग रहा था अभी मुझे खा जाएगी। उसने अपनी चोटीन की पकड़ मेरे गले पर बनाई और मुझे दीवार के सहारे टांग दिया। मैं चिल्लाने की कोशिश करने लगी, अश्विन बचाओ। मुझे छटपटाते देख वो जोर जोर से हंसने लगी। मैंने अपनी कोशिश जारी रखी। अचानक अश्विन को होश आने लगा। मैं और जोर से चिल्लाने का प्रयास करने लगी। अश्विन ने मुझे इस हाल में देखा तो बुरी तरह डर गया। अश्विन, मैंने उसे इशारा किया चाकू उठाने का, जो मुझसे नीचे गिर गया था। इसके पहले डायन का ध्यान अश्विन पर जाता उसने चाकू मेरी तरफ उछाल दिया। मैंने बिना समय गवाते हुए चाकू पकड़ा और अपने गले पर कसी डायन की चोटी काट दी। चोटी कटते ही उसकी चीख से पूरी हवेली गूंज उठी और देखते ही देखते वो डायन राख में बदल के हवा में उड़ गई। उसके मरते ही माहौल में एक हल्केपन का एहसास हुआ। अश्विन जल्दी से मेरे गले लग गया। हम दोनों कमरे से बाहर निकले। नीचे आकर देखा तो वो मनहूस दरवाजा पूरा खुला हुआ था। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। हम दोनों ने इस गांव को अब उस डायन की प्रेतात्मा से पूर्णतः मुक्त कर दिया है। अब पूरा गांव बहुत खुश था। तब तक हमारी छुट्टियां भी समाप्त हो चुकी थी। हम वापस से शहर अपने मम्मी पापा के पास आ गए। तो दोस्तों, जल्द ही आपसे मिलते हैं एक नई और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।